हेलो दोस्तों, आज हम वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मिर्ज़ापुर सीज़न 3। पिछले मिर्ज़ापुर सीज़न 2 के और फर्स्ट एपिसोड काफ़ी हिट गए थे। आइए चलते हैं एपिसोड 3 में, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम माधुरी से देखते हैं जो कि उसके पति मर गए हैं और उसके पति का अंतिम संस्कार कोई नहीं कर रहा बल्कि खुद माधुरी है और उसके सिवा वहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए अपने पति की अंतिम संस्कार खुद माधुरी ही करती है। और कालीन भैया भी गए थे जो कि माधुरी के कहीं ना कहीं करीब थे और उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अंतिम संस्कार करने के बाद वो मीडिया के सामने आती है और कहती है कि मैं विधवा हो चुकी हूँ, मेरे पिताजी के साथ मेरे पति भी नहीं रहे हैं इस दुनिया में, मैं अब एक सीएम होने के नाते मैं पूरे यूपी में दंगे फसाद खत्म कर दूंगी। इधर हम देखते हैं माधुरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन माधुरी को ये बात अभी तक कंफर्म नहीं थी कि कालीन भैया जिंदा है कि मुर्दा। अभी तक कालीन भैया की बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए वो अभी कन्फ्यूजन में थी। और फिर इधर हम देखते हैं कोर्ट में पंडित जी इंस्पेक्टर मौर्य की हत्या किए थे, इसलिए वे अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कोर्ट के सामने और उसे उसे जज सज़ा सुनाते हैं और कहता है जज इन्हें अभी ऑफिशियल कस्टडी में रखा जाए। पंडित जी को कुछ दिन पुलिस की कस्टडी में रहेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना अगले वीक में सज़ा सुनाऊंगा। लेकिन हम रास्ते में हम देखते हैं कि पुलिस जो है पंडित जी को वैन में बैठा कर लेकर जाते हैं और हम रास्ते में देखते हैं कि उसका बेटा गुड्डू आता है और वैन रुका कर वो वहाँ पे उनसे वैन के अंदर बात करता है। कहता है कि आप टेंशन ना लो, अगर आप कहो तो मैं आपको आसानी से छुड़वा सकता हूँ। लेकिन पंडित जी उसे मना कर देते हैं और उन्हें कहता है कि पंडित जी कहते हैं कि मैंने मौर्य इंस्पेक्टर का मर्डर किया, मुझे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि अपने बेटे को समझा कर कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने बेटे को एक काम सौंप देते हैं। कहते हैं कि मेरा स्कूटर कोर्ट के बाहर खड़ा है, जाके तुम उसे घर पे रख देना। फिर हम इधर देखते हैं माधुरी से शरद मिलने आता है, उसके पति मर जाते हैं इसलिए वो शोक मनाता है, उसके सामने ढोंग रचता है और फिर कालीन भैया के बारे में भी उसके सामने पूछने की एक्टिंग करता है, बल्कि वही खुद जो है कालीन भैया की कहीं दूसरी जगह ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं गोलू को जो कि उसकी इन्फॉर्मेंट बताती है कि मुझे कालीन भैया की बॉडी का पता लग गया, हुआ मिर्ज़ापुर के किसी दूसरे शहर में उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे भोलू जा पहुँचती है, उसके हाथ में बंदूक है और हम देखते हैं कि उस एरिया में कई सारे गुंडे मवाली भी लोग हैं और वहाँ पे गोलू देखती है कि वहाँ के दूसरे बॉडी की ट्रीटमेंट हो रही होती है और फिर वहाँ पे कई सारे आदमी होते हैं और फिर वहाँ से जब वो जाती है तो उस वहाँ के एरिया के आदमी उसे घेर लेते हैं और उसे घूरने लगते हैं और वहाँ का बाहुबली उसके सामने आ जाता है। गोलू अपने आप को बताती है कि मैं मिर्ज़ापुर के बाहुबली के साथ काम करती हैं और मुझे पता लगा कि कालीन भैया इसी शहर में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, मेरा इन्फॉर्मेंट ने मुझे बताया, इसलिए मैं यहाँ चेक करने आई थी। और लेकिन यहाँ पे कालीन भैया की बॉडी नहीं थी। लेकिन वहाँ के एरिया के लोगों को देखते हैं, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में बंदूक, सब लोग गोले में खड़े होकर गोलू को घेर रखे हैं, मानो कि उसे मारने की तैयारी कर रहे हो सब लोग। लेकिन वहाँ का बाहुबली आता है और कहता है कि अभी तक मिर्ज़ापुर का बाहुबली घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इस शहर का अभी बाहुबली तो फ़िलहाल तो मैं ही हूँ। और रही बात तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में, तो गलत इन्फॉर्म दिया और यहाँ पे दोबारा आने की गलती मत करना। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ का बाहुबली जो है था उसके इन्फॉर्मर को बुलवा कर उसके सामने उसकी इन्फॉर्मर की गला रेत देता है और कहता है कि अगली बार फिर तुम यहाँ है तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और फिर हम गुड्डू को देखते हैं जो कि अपने घर पर ले जाकर अपने पिताजी के स्कूटर घर पे खड़ा कर देता है और माँ से कहता है कि माँ, पिताजी ने अपनी गुनाह कबूल कर लिया कोर्ट में और उन्हें सज़ा मिलने वाली है कुछ दिन में, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग खुश ना हो, इसलिए तुम और बंटी मेरे पास ही रहो। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती हैं। और इधर हम देखते हैं माधुरी से मिलने आईजी आते हैं और माधुरी कहती है कि मुझे उत्तर प्रदेश में और इस शहर में मिर्ज़ापुर में दंगे फसाद काम करना है, किसी तरह तुम ख़त्म करो। लेकिन आईजी बताता है इंस्पेक्टर कि सबसे पहले अगर इस शहर में दंगा फसाद कम करना है तो गुड्डू पंडित को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि यही दोनों है जो दंगे फसाद पैदा करते हैं और फैला रहे हैं। और फिर हम गोलू को देखते हैं जो कि बीना से मिलती है और बीना कहती है कि इस शहर का मिर्ज़ापुर का बाहुबली कौन है। गोलू तब बताती है कि अभी पूर्वांचल में कुछ दिन में मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन बाहुबली रहेगा और हमें कालीन भैया की बॉडी दिखानी होगी, जो कि कालीन भैया की बॉडी नहीं मिलेगी, इससे साबित हो जाएगा कि गुड्डू ने ही कालीन भैया की मर्डर की है, इसलिए मिर्ज़ापुर का बाहुबली गुड्डू भैया ही बन जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों रात में मीटिंग करते हैं, गुड्डू, गोलू और बीना जो है मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि मुझे हर हाल में मिर्ज़ापुर का बाहुबली बनना है, नहीं तो शरद जो है मेरे सामने टींगे हाँगेगा और ये बहुत बुरा होगा मेरे लाइफ का। अब इधर देखते हैं कुछ दिन के बाद बाहुबलियों से मीटिंग होती है, वहाँ पे कई सारे दिग्गज एक से एक बाहुबली वहाँ पे आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जब मिर्ज़ापुर का बाहुबली चुनने की समय आता है तो सब लोग गुड्डी की तरफ
कई सारे सपोर्ट करते हैं। वहाँ के कई सारे बाहुबली जो है गुड्डू के समर्थन पे जा रहे थे और वहाँ का बाहुबली जल्दी ही मिर्ज़ापुर होने ही वाला है। तो ऐसे ही शरद वहाँ पे टोक देता है, कहता है कि मुझे लगता है कि अभी गुड्डू को मिर्ज़ापुर का बाहुबली नहीं सौंपना चाहिए, अभी से जौनपुर का ही बाहुबली सौंप देना चाहिए। और इस बात से कड़वाहट और गुस्से में गुड्डू शरद को कहता है कि गुड्डू जो है शरद को ताने मारते हुए कहता है कि हाँ, तेरे बाप ने भी ऐसे ही कुछ साल पहले उन्हें भी मिर्ज़ापुर का बाहुबली ना चुनकर जौनपुर का बाहुबली चुन लिया गया था और आज तो भी वही बात रिपीट कर रहा है। और फिर हम देखते हैं इन दोनों में बहस होने लगती है और बहस इतना हो जाती है कि ये दोनों हाथापाई पे भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का जो बाहुबली है इन दोनों का लफड़ा सुलझाकर कहता है कि हम अगले दशहरे में मिर्ज़ापुर का बाहुबली चुनेंगे। वहाँ मीटिंग खत्म होती है और हम देखते हैं कि गुड्डू सोचने लगता है और गोलू से भी कहता है कि आखिर शरद इतना उछल क्यों रहा है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई हाथ होगा। तभी गुड्डू कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कालीन भैया के हाथ इसके पीछे है, तभी इतना उछल रहा है। और फिर हम देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद शरद भी वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं उसे एक सीक्रेट स्थान पे जाता है, गुप्त जगह पे जाता है जहाँ पे वहाँ पे कई सारी सिक्योरिटी थी और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहीं पे ही कालीन भैया की शरद जो है ट्रीटमेंट करवा रहा था डॉक्टर से और डॉक्टर बताते हैं कि दिन पे दिन कालीन भैया की तबीयत ख़राब होती जा रही है और ये दिन पे दिन कोमा में चले जा रहे हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। फिर शरद कहता है कि कोई दूसरा उपचार नहीं है इन्हें बचाने का। तभी डॉक्टर कहता है तो लेकिन बहुत रिस्क है। तभी शरद कहता है रिस्क लो डॉक्टर, मुझे हर हाल में कालीन भैया ज़िंदा ही चाहिए, नहीं तो मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड फर्स्ट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, सेकंड एपिसोड आने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक गाइज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, सी यू अगेन गाइज़।